चलिए आज राज्यपाल पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति आपने पढ़ा है ठीक उसी प्रकार राज्यपाल है, बस कुछ बेसिक डिफरेंस है। उन पे अगर आप स्पेशल ध्यान दें तो ये राज्यपाल टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक, इसमें जो आर्टिकल जिस पे मैं फोकस करने बोलूँगा वही आर्टिकल याद करिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 153 में बोलते हैं कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। ऐसे ही हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि एक राज्यपाल सिर्फ एक ही राज्य का काम देखे। एक राज्यपाल को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी उसको बनाया जा सकता है। और ये अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान किया गया? 7th अमेंडमेंट 1956। ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट 1956 क्या बोलता है ये? इसमें बोला है कि ये संशोधन किया गया एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे होंगे पहले स्टडी मटेरियल से जाके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखना चालू कीजिए। ठीक, अब क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे राष्ट्रपति के हम क्वालिफिकेशन देखे थे, राष्ट्रपति थोड़ा कंपेयर करते करते चलेंगे, कंपेयर करते। तो राष्ट्रपति में भी भारत का नागरिक हो, राज्यपाल भी भारत का नागरिक हो, आर्टिकल 157 बोल रहा है। ठीक है, वहां 35 साल था, यहाँ पे भी 35 साल था, बस इतना ही। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, 35 साल हो। वहां पे हम लोग क्या देखे थे? और एक लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 157 के तहत 2 ही योग्यताएं हैं, एक भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल होना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्या है? तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहना चाहिए। और तो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ऐसा कुछ पॉइंट नहीं। पहला है सिर्फ 2 योग्यता, भारत का नागरिक, 35 साल, बस। तो तीसरा जो यहाँ पे लोकसभा वाला देख रहे थे वैसे यहाँ पे नहीं। और वहां पे एक लाभ के पद वाला भी देख रहे थे, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। गवर्नमेंट जॉब समझ लो एक नहीं रहना चाहिए ना, या ऐसा कोई पद जिसपे आप सरकार से एडमिशन प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता में नहीं है, क्वालिफिकेशन में नहीं है, लेकिन शर्तें में जरूर है, शर्तों में है। ठीक है, ये जैसे कंडीशन और क्वालिफिकेशन दोनों बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में भले ये नहीं है, लेकिन शर्त जरूर है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे योग्यताएं पूछे, कितनी योग्यताएं? सिर्फ और सिर्फ 2। उधर हम लोग देखते थे राष्ट्रपति के टाइम में 4 योग्यता देखी। ठीक है, तो यहाँ 2 मिसिंग है। ठीक, पहला वो राष्ट्रपति वाला कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्रपति का जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए वो नहीं है। और लाभ का पद यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं है, बट कंडीशन में है, कंडीशन में दे दिया हुआ है। बाजू में लिखा हुआ देखो, यहाँ लाभ का पद वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, बट शर्तों में। ठीक है, आगे नोट करके बताया भी, अनुच्छेद 157 में इन 2 ही योग्यताओं का उल्लेख है। और किसी भी व्यक्ति के स्वयं के राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ठीक है, और ये नहीं बनाया जाता, दूसरे राज्य से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये संविधान में लिखा नहीं है, बस ये परंपरा मात्र है। ठीक है, बस ये परंपरा है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी राज्य का ना बना के दूसरे राज्य से बनाते हैं। ठीक है, मतलब निवासी दूसरे राज्य का होता है। लेकिन फिर बोला ये संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में लिखा मतलब संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक, बस ये परंपरा है कि ऐसा चले आ रहा है, तो आगे भी ऐसा चले आना चाहिए। ठीक है, तो क्या पढ़े? आर्टिकल 150 के तहत कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7th अमेंडमेंट, तो 7th अमेंडमेंट को कैसे रखना? 7 एक जगह का 2, एक राज्यपाल को 2 जगह का कर दिए 7। तो 7 अमेंडमेंट 1956 एक राज्यपाल को 2 से ज़्यादा राज्य के लिए दे सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या? 2 ही क्वालिफिकेशन, एक मिनिमम 35 साल और एक भारत का नागरिक हो, बस। वो राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए वाला नहीं है, और लाभ का पद भी नहीं है, लेकिन शर्तों में दिया हुआ है। शर्तों में कंडीशन पढ़ते ना, योग्यता शर्तें शपथ, जैसे राष्ट्रपति 58, 59, 60 पढ़े थे, बस वैसे वो शर्तें में दिया हुआ लाभ के पद का। बट यहाँ पे 2 ही क्वालिफिकेशन है मेंशन। तो पहला डिफरेंस यही हो गया, बाकी सब पढ़े। फिर क्या बोल रहे हैं कि किसी जैसे कोई राज्य का निवासी है, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है, तो छत्तीसगढ़ का निवासी ही छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये परंपरा मात्र है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो संविधान में लिखा है क्या? नहीं, सिर्फ परंपरा है, पहले से यही चले आ रहा है, तो ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखो नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वहां पे भी पढ़े थे, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, व्यवहार में यह नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब जैसे ही सरकार चेंज होते हैं ना, राज्यपाल भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक सरकार से में तो ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक, बाकी जैसी सरकार चेंज होती है राज्यपाल भी चेंज होता है। क्यों? सरकार चेंज होती है मतलब मंत्रिपरिषद चेंज हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इस व्यक्ति को यहाँ का राज्यपाल बनाना है, गवर्नर बनाना है, तो वहाँ का राज्यपाल बना देता है। ठीक है, तो व्यवहार में मतलब प्रैक्टिकली
इसका अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद। तो ये राष्ट्रपति की स्व विवेकी शक्ति नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि अपने मन से किसी आदमी को भी बैठा दिया, ठीक। इतना पॉइंट देखिए तुरंत और याद करिए। चलिए आगे, केंद्र राज्य संबंधों की मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की जांच करते हुए 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। ये आयोग क्या है बताता हूँ, और पढ़ना भी है, यूपीएससी में पूछा जाता है। आगे 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 155 में संशोधन कर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श कर संवैधानिक प्रावधान बनाने की सिफारिश की। अब देखिए होता क्या है, जो केंद्र में बैठ रहता है ना, वहां से अपॉइंट हो जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। तो ये बात उठी कि राज्यपाल है उस छत्तीसगढ़ राज्य का मैटर देखेगा। एक तो या तो वहां का होना चाहिए पहला बात, ठीक है, या वहां जो मुख्यमंत्री है जो चुन के आया है, जिसको लोगों ने चुना है, तो एक विधायक है जो मुख्यमंत्री बना, मतलब लोगों ने चुना ना, तो कम से कम उसके परामर्श तो लेना ही चाहिए, ठीक है, उसका परामर्श लेना चाहिए और उसको संवैधानिक प्रावधान बनाना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान मतलब उसका परामर्श फिर मतलब रिटर्न में हो जाएगा, ऐसे संवैधानिक प्रावधान नहीं मतलब बोलचाल से, ठीक है, बात कर लिए। अब संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए फिर वो लिखित हो जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री का भी रोल रहेगा राज्यपाल को नियुक्त करने में, ठीक है। तो ये बात उठी और 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या एक आयोग गठन किया, ठीक है, क्या नाम था उसका? रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित पूछने से तो राज्यपाल से पूछा है। सरकारिया आयोग किससे रिलेटेड है? राज्यपाल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला, 4 साल बाद इसने रिपोर्ट दिया और ये बोला कि जो अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 155 क्या बोलता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वो सॉरी कैसे नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। तो वहां मंत्रिपरिषद की सिफारिश के साथ साथ या उसको हटाकर मुख्यमंत्री के साथ भी सलाह मशवरा करना चाहिए, उसका विचार विमर्श लेना चाहिए और इसको संवैधानिक प्रावधान बनाना चाहिए, मतलब संविधान में इसको डालना चाहिए, ठीक है, ऑब्लिगेटरी करना चाहिए, ठीक। तो ये बात बोली गई और इसका कंसेप्ट लॉजिक यही दिया गया कि वहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है, तो कम से कम उनका यहाँ पे डिसीजन मैटर करना चाहिए। तो फिलहाल क्या स्थिति है, बस ये जानना कि सरकारिया आयोग रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ था, गठित की गई थी रंजीत सिंह सरकारिया, और किससे संबंधित हो? राज्यपाल से संबंधित है। क्या बोला उसने बोला कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते टाइम उससे भी विचार विमर्श करना चाहिए और उसको संवैधानिक प्रावधान घोषित करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में देखोगे तो ये एक मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करना एक परंपरा है, ठीक है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ठीक है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है, मात्र एक परंपरा है। परंपरा है मतलब सिर्फ टाइम पास, मतलब फॉर्मेलिटी मात्र है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके आगे देखो, एक MM पुंजी की अध्यक्षता में भी एक आयोग गठित किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूँ। ये इसने क्या बोला, MM पुंजी ने बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोलेजियम बनना चाहिए। कोलेजियम मतलब उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहे, कोलेजियम, जैसे राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरेट कोलेजियम देखे थे, है ना, तो जजेस के लिए भी कोलेजियम रहता है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रहते हैं, समझ लीजिए कोलेजियम मतलब बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, वो डिसाइड करेंगे कि राज्यपाल कौन बनेगा। तो ये MM पुंजी ने कहा, बस सुनना, बाकी अगर इच्छा हो तो रीड कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कौन कौन मेंबर होंगे ये बताया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सरकारी आयोग को याद रखना है, ठीक है। अब अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट अधिपत्र जारी करता है, जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी। अभी छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी कौन? अमिताभ जैन। कौन सा नंबर के? अब ये वारंट जारी करना एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, समझ लो। 3 लोगों के लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करके नियुक्ति करता है, एक कैग के लिए, एक राज्यपाल के लिए और एक शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, भी भूल रहा हूँ, आगे कहीं इसी में लिखा हूँ, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो 3 लोगों के लिए, एक कैग तो उसमें है और एक राज्यपाल और एक शायद वो जजेस हैं, ठीक, इतना क्लियर। तो राज्यपाल को भी नियुक्ति करते टाइम वो क्या जारी करता है? वारंट जारी करता है, प्रकार का डॉक्यूमेंट है, अधिपत्र, ठीक, याद रहेगा। फिर जैसे हम लोग 157 में योग्यता देखे, योग्यता शर्तें शपथ, तो 157 योग्यता, 58 शर्तें, 59
शपथ। तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, ठीक है। और किसका शपथ लेता हो? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की। तो राष्ट्रपति भी लेता था, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे भी शपथ का उल्लेख है। अब फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे क्वेश्चंस कि शेड्यूल 2 में हम लोग आप नाम बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, शपथ लेंगे। तो शेड्यूल 3 में किसका, कौन से पदाधिकारी का शपथ का उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रपति का नहीं है, राज्यपाल का नहीं है। क्यों? इन लोग का अलग से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो और ये शपथ किस बात का लेते हैं? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण। तो जैसे हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे भी शपथ लिया जाता है, ठीक है। अब शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। शपथ दिलाया जाता है, इतना क्लियर। राज्यपाल को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज, यहाँ पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज, ठीक, इतना क्लियर। किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य राज्य को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार भी दिए जाने पर उसे वापस शपथ लेना होता है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले शपथ क्या लिए थे? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण, ठीक है। लोगों का कल्याण। अब जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को कोई राज्यपाल बना तो लोगों का कल्याण शपथ ले रहा है, और छत्तीसगढ़ का काम देख रहा है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कल्याण, ठीक है। अब उसको छत्तीसगढ़ से कहीं और का बना दिए, सपोज अतिरिक्त प्रभार दिए, जैसे अभी आनंदी बहन को दिए थे यहाँ का, तो उसको फिर से शपथ लेना होता है। ऐसा नहीं कि पुराने शपथ से काम करें, फिर से शपथ लेना होता, ठीक है, इतना क्लियर। राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर उनके वेतन के अनुपात का निर्धारण आर्टिकल 158 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब देखो, काम दो जगह कर रहा है, ठीक है। पैसा उसको जो भी मिलना है, राज्यपाल को पैसा कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, ठीक है, राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, ठीक है, राज्य की संचित निधि से मिलता है पैसा। समझ लो, राज्य उसको पैसा देता है, किसको? राज्यपाल को, ठीक है। अब एक राज्यपाल काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में, एक काम कर रहा है गुजरात में भी, ठीक। तो दोनों, उसको जो पैसा मिलना चाहिए तो उतना मिलेगा ही, लेकिन अब अकेले छत्तीसगढ़ राज्य नहीं देगा, कौन देगा? वो, ठीक है। लेकिन उसका डिसीजन अब आपस में करेंगे, बोलेंगे तो रेशियो बिगड़ जाएगा। मैं बोलेंगे मैं कम दूंगा, तू ज़्यादा दे, यही सब हुआ कि नहीं? उसको डिसाइड कौन करता है? जो नियुक्ति करता है वो दे, कि इतना दो, तुम इतना दो, ठीक है। कौन डिसाइड करता है उसका नॉमिनेशन? फिर वो जो रेशियो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर उनके वेतन के अनुपात का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, इतना क्लियर। इतना क्लियर। अब शर्तें में क्या देखते हैं? शर्तें, कंडीशंस क्या? उससे पहले चलिए इतना रीड मारिए एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्तें, कंडीशन क्या? सबसे पहले देखिए, योग्यता में क्या था? सिर्फ 2 ही योग्यता थी। आर्टिकल 157 देखे थे, वहाँ से 157, 158, 159 योग्यता शर्तें शपथ करके याद रखिए। तो 157 में योग्यता थी, 2 योग्यता थी, भारत का नागरिक और 35 साल, ठीक। अब शर्तों में क्या? कोई विधायक या सांसद अगर राज्यपाल बन जाता है या राज्यपाल को उसको नियुक्त कर देते हैं, ठीक है, तो उसको पद ग्रहण तिथि से ये माना जाएगा कि उसने पुराना अपना पद छोड़ दिया है, ठीक है। भले वो इस्तीफा देना दे, यह माना जाएगा कि पुराना पद उस दिन से खाली हो गया जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया, ठीक है। तो ये बोला, यदि किसी संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो पद ग्रहण करने की तिथि से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता। ये भी शर्तें हैं, ठीक है। शर्त मतलब क्या? सेवा शर्त, मतलब आप सेवा में आ गए, अब आपको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने हैं वो शर्तें बात करता है। क्वालिफिकेशन क्या? चुनने से पहले, बन के आने से पहले आपके पास क्या क्या योग्यताएं रहनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन है 157 में। चुन के आ गए, अब क्या? तो वो शर्तें कहलाती है। आपको एक काम करना है, सेवा शर्तें जो बोलते हैं ना, सेवा दे रहे हो, अब क्या शर्तें आपको फॉलो करनी है, ठीक क्या? तो सांसद या विधायक हो तो अगर आपने राज्यपाल का पद ग्रहण जिस दिन किया ना, तो उसको पुराने रेट से रिक्त माना जाएगा, ठीक है। वैसे ही कोई लाभ का पद नहीं ले सकता, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक। और वेतन भत्तों का निर्धारण, अब यहाँ पे गलती हो सकता है इसका, जो वेतन भत्ते की राज्यपाल को 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, जितने भी रुपये मिले, राज्य विधानमंडल तय नहीं करता। कौन करता है? संसद, ठीक है, याद रहेगा। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। क्यों? राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, केंद्र स्तर पर जब सब चीज कर रहे हैं, तो नियुक्ति अगर वो केंद्र स्तर पर हो रहा है तो जो सैलरी डिसाइड करता है वो भी कहाँ? केंद्र स्तर पर, संसद, ठीक है। और अभी पूछोगे कि अभी राष्ट्रपति देखिए वो क्या था, तो राष्ट्रपति अनुपात डिसाइड करता है, रेशियो की, आपको इतना रेशियो देना है, आपको
इतना रेशियो देना है, वो तब जब एक राज्यपाल दो अलग अलग राज्यों का कार्यभार संभाले, ठीक है। उसके बाद वेतन भत्तों का निर्धारण क्या बोला, संसद देते हैं, ना कि विधानमंडल। अब नीचे लिखा भी हो, ना कि विधानमंडल द्वारा किया जाता है। पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता। देखो, परिवर्तन कहीं भी ऐसा पॉइंट दिया जाए कि उस पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता गलत हो जाता है, ठीक है। हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जैसे किसी का 4 लाख रुपए सैलरी है, उस पर दबाव डालने के लिए हो सकता है उसको 1 लाख कर दें, ये बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता। 4 लाख को 5 लाख जरूर किया जा सकता है, ठीक है। उसका सैलरी अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ी, वेतन भत्ते, डीए सब जो रहता है, डीएनएस अलाउंस, हो सकता है जरूरत पड़ गई है, वो 4 लाख में काम नहीं चल रहा है, तो बढ़ाया जरूर जा सकता है, लेकिन कम नहीं किया जा सकता। हो सकता है कम करके उस पर दबाव बना जाए, तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा बात नहीं है। हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है, क्लियर। तो मतलब घटा नहीं सकते, परिवर्तन मतलब घटा नहीं सकता, बढ़ाया भले जा सकता है। और ये सब शर्त का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 158। तो 157 में उसकी योग्यता देखेंगे, योग्यता शर्तें शपथ, ठीक। ये सब हो जाने के बाद एक बार आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे, वापस याद करेंगे। अभी लाइन से पूरा आर्टिकल्स याद कराऊंगा तो नहीं होगा, एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा ध्यान आते रहेगा कि अच्छा वहाँ पे योग्यता पढ़ते हैं, शर्तें पढ़ी हैं। कार्यकाल, अब आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखिए कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। लेकिन 5 साल में ना रीअपॉइंट होते हैं, ठीक है, रीअपॉइंट होते हैं, मतलब वापस उनको अपॉइंट किया जाता है। अब ऑप्शन में 2 तरीके का ऑप्शन दिया जा सकता है, या तो 5 साल देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, एक 5 साल, तो आपको 5 साल लेना है, ठीक। 5 साल नहीं दिया और दिया कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ऑप्शन ये लेना है। और दोनों दिए रहे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को प्रायोरिटी मानना है, ठीक है। क्यों, अल्टीमेटली राष्ट्रपति जब तक इच्छा करे तब तक वो उसको रख सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल या तो 5 साल लेना ऑप्शन में, या तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और दोनों मौजूद रहे तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि वो 5 साल के खत्म होने के बाद फिर अगर उसकी इच्छा है तो उसको फिर दोबारा आगे बढ़ा देगा, ठीक है, रीअपॉइंट कर देगा। तो टेन्योर में क्या, आर्टिकल 156 ये टेन्योर की बात करते हैं। और राज्यपाल का टेन्योर क्या होता है, या तो 5 साल या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन प्राथमिकता किसको देना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक। अभी आगे बोला, राज्यपाल को हटाए जाने को आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। इसी प्रैक्टिकली ये रहता है कि सरकार बदलती है तो राज्यपाल बदल जाता है, व्यवहारिक रूप से ये होता है। बाकी संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि ऐसा गलती कर दिया तो, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को हटाए जाने का आधारों का उल्लेख क्या है, संविधान में नहीं है, ठीक। और ये क्या है, जैसे ही चेंजेस हो रहे थे सरकार, है ना, तो एक मामला गया भी इंडियन यूनियन के खिलाफ, वीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ 2010 का मामला है। उसमें यही बात आई कि सरकार चेंज हो रही तो वो बदल रहे हैं, तो हर कोई कर रहा है, कांग्रेस आया तो कांग्रेस वाले को डाला, बीजेपी वाला तो बीजेपी को डाला, ठीक है। तो उसमें ये निर्णय दिया गया था कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उसका क्रक्स यही है बोलने का मतलब कि राजनीतिक विचारधारा मतलब वो बीजेपी वाला है, वो कांग्रेस वाला है, यही होता है, तो अपने पार्टी को डाला, ये हटाया जा सकता है, बाकी नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ऐसा प्रूफ थोड़ी नहीं कर पाएगा कि तो रिक्वायरमेंट है, कभी भी हटाया जा सकता है, कोई प्रूफ तो कर नहीं सकता। फिर ये पूंजी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया। वही पूंजी आयोग है ना, इस आयोग का सुझाव जो रहता है, जितना भी सुझाव रहता है सब ऊट पुटांग और एकदम खर्चे बढ़ाने वाले, जैसे उधर बोला कोलिजियम की स्थापना, एकदम कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है प्रोसेस को, ठीक है। और यहाँ पे भी महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाना, वैसे ही पूंजी आयोग बोलते हैं कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ठीक है। तो पूंजी आयोग के पास बहुत पूंजी था, इसलिए तो ये सब में बहुत पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ रुपये खर्च हो जाता है, ठीक है। तो पूंजी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए क्या महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया, ठीक है। बहुत सारी फिर जांच कमेटी बनती है, सबका तो अलग अलग रेगुलेशन सैलरी देना पड़ेगा, खर्चा बढ़ता है। पूंजी आयोग का यही सुझाव है, ठीक है। उधर एक सरकारी आयोग पढ़े थे, सरकारी आयोग क्या सुझाव दिया था राज्यपाल के संबंध में, सरकारी आयोग पढ़े थे ना, इंदिरा गांधी के समय 1983 में बना था, 1987 में उसका रिपोर्ट दिया, क्या बोला रिपोर्ट, मुख्यमंत्री से सलाह लेना, संवैधानिक प्रावधान बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। लेकिन अभी सब क्या है, फॉर्मेलिटी है, एक परंपरा मात्र है कि फोन कर लिए और पूछ लिए, ठीक है।
ठीक है, बाकी ऐसा सदाएं प्रधान नहीं। ठीक, इतना क्लियर। यहाँ तक देखिए, जस्ट 2 मिनट चलते शुरू से देखिए। चलिए यहाँ तक देखिए। अब पावर ऑफ गवर्नर, क्या क्या राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त है। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक, तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखो, आप राष्ट्रपति अगर कोई मिस किया हुआ है, राज्यपाल पढ़ ले तो समझ लो ऐसे ही सेम प्रोविजन राष्ट्रपति में है, और डिफरेंस तो बताते चल ही रहा हूँ। तो उधर मिस हो गया तो ये भी समझ आया, मतलब राष्ट्रपति समझ आया। वहाँ पे भी क्या, वो सबऑर्डिनेट मेंबर्स के हेल्प से डिसीजन लेता था, लिखा हुआ था सबऑर्डिनेट मेंबर, अधीनस्थ अधिकारियों, सबऑर्डिनेट मेंबर्स। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो यहाँ पे भी राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती है जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। आगे देखना, राज्यपाल अपनी स्व शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्व शक्ति मतलब कुछ पावर्स राज्यपाल के पास हैं। ठीक है, कुछ पावर्स राज्यपाल के पास हैं अलग से, और राष्ट्रपति से ज्यादा स्व शक्ति इसके पास है, राज्यपाल के पास। ठीक, अब मैं वहाँ पे भी राष्ट्रपति पढ़ाते टाइम 2 चीज़ों पर चर्चा किया था। एक, मंत्री परिषद के विचार को पुनर्विचार के लिए भेजना, वो अलग चीज़ है। ठीक है, मंत्री परिषद का जो डिसीजन है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना अलग चीज़ है, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा नहीं, तो ये पॉइंट पढ़ते पढ़ते यही समझ नहीं आता। तो विधेयक मतलब क्या, कोई लोकसभा से पास हो गया, कोई राज्यसभा से पास हुआ, और वो राष्ट्रपति के पास गया, तो उसको वीटो पावर है ना उसके पास, लंबन कर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति जैसे भेज सकता है वैसे ही राज्यपाल भी भेज सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति विधेयक को, बिल को, जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ या विधान परिषद या विधानसभा से पास हुआ और राज्यपाल के पास गया, दोनों एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन जो मंत्री परिषद का विचार होता है, मंत्री परिषद का परामर्श होता है, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह होती है। मंत्री परिषद मतलब क्या हो, जो अलग से बैठ के कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उसके विचार को या उसके डिसीजंस को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं भेज सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताना जरूरी है। तो फिर मैं बोलूँगा राष्ट्रपति याद हो जाएगा, राज्यपाल भी आपको याद हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ देखिए, राज्यपाल अपनी स्वयं की शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। ठीक, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक, राष्ट्रपति भेज सकता है क्या? भेज सकता है ना, अभी तो राष्ट्रपति भेज सकता है, राज्यपाल नहीं भेज सकता। ठीक है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है क्या, और राज्यपाल भेज सकता है। ठीक है, भेज सकता है, सिर्फ राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, जो मंत्री परिषद का पुनर्विचार है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसके विचार विमर्श को नहीं भेज सकता। ठीक, अब जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति क्या था, प्रधानमंत्री की सलाह पर या उसकी सिफारिश पर बाकी मंत्रियों को नियुक्ति करता था कि नहीं करता था। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है और बाकी उसके सिफारिश पर काम करता है। तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, अपने मन से किसी को नहीं नियुक्त करता है। अब जैसे प्रधानमंत्री क्या लोकसभा के दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों का लिस्ट भेजता है कि इसको ये विभाग देना है और ये मंत्री बनाओ, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, वैसे ही ठीक वैसे ही क्या, जैसे वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या सिफारिश पर, वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, इतना क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे वाला पॉइंट ये मैप्स से ये देखो, ये आपका मैप है ना। ये वाला कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ अगर पढ़ाऊंगा तो याद होगा, MP,
ठीक है। और ये वाला कौन सा है बोला? छत्तीसगढ़। ये वाला इधर ही झारखंड था और ये नीचे उड़ीसा। ठीक है, तो ये याद रखना ऐसे मैप से, ये ऐसे एक लकीर उल्टा और तिरछा एल समझ लो। ठीक है, एल याद रहेगा, उल्टा एल ई। तो कहाँ कहाँ जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? देखो अनुच्छेद 164 में स्पष्ट लिखित है कि मध्य प्रदेश, ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। और ये कंपल्सरी है इधर मैप में। मिरर इमेज इसमें ठीक दिख रहा होगा। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक, तो अनुच्छेद 164 बोलता है, स्पष्ट लिखित करता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। एक जनजातीय मंत्री नियुक्त जरूर करेगा। ठीक है, आगे मूल संविधान के अनुच्छेद 164 में बिहार शब्द का उल्लेख था। ठीक, 94th अमेंडमेंट द्वारा बिहार शब्द से हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द उल्लेखित किया गया। मतलब शुरुआत में कितने थे? 3 राज्य थे, एमपी, बिहार और उड़ीसा। एमपी, बिहार और उड़ीसा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? 94th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को याद नहीं रखना, बस वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड आ गए, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ जनजातीय मंत्री को नियुक्त करना है। ठीक है, जनजातीय मंत्री मतलब एसटी मिनिस्टर रहना चाहिए, इतना क्लियर। फिर राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते, सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से का कहने मतलब पर्सनली मंत्री नियुक्त कौन कर रहा है? जो नियुक्ति करता अधिकारी है राज्यपाल। ठीक है, तो उत्तरदायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबल भी किसके लिए रहेंगे? जवाबदेही भी किसके लिए रहेगी उनकी? राज्यपाल के प्रति। ठीक, अब जैसे वहां केंद्र स्तर पर देखे थे कि विभागों का बंटवारा तो प्रधानमंत्री करता था, मतलब ये विभाग इसको मिलेगा, ये विभाग इसको मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग इसको, ऐसे करता था। लेकिन उससे संबंधित नियम कौन बनाता था? राष्ट्रपति बनाता था, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल। ठीक है, तो वैसे में बोला विभागों का बंटवारा तो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे हो रहा है, कौन से किस मंत्री को कौन सा विभाग देना चाहिए। उनसे संबंधित, उस विभाग से संबंधित नियम कौन बनाता था? राष्ट्रपति। वैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री की सलाह पर ही या उसकी सिफारिश पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है, लेकिन उनके नियम कौन बनाता है? एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, कार्यमंडल के नियम राज्यपाल बनाता है। तो जैसे वहां पे पॉइंट है वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या बोला? आर्टिकल 166 के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल भले वहां पे लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी फोकस मत करिए। अगर मुझे याद कराना होगा इसको फोकस करके वो एक साथ लास्ट में आर्टिकल्स देखेंगे, वहां पे याद हो जाएगा। अभी फिलहाल प्रोविजंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लियर इतना? अब जैसे वहां पे एक आर्टिकल 78 में देखे थे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कुछ कुछ जानकारी मांग सकता है, शासन संबंधी, विधि संबंधी, 3 बातें वहां पे पढ़े थे। और किसी पे पुनर्विचार मतलब जो मंत्रिपरिषद पे चर्चा करने के लिए भी बोल सकता है प्रधानमंत्री को। तो वैसे ही पॉइंट ये बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 167 बोलता है राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी हासिल कर सकता है। शासन कैसे चल रहा है, राज्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है स्टेट का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। किससे? मुख्यमंत्री से। कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो जैसे आप राष्ट्रपति में पढ़े, प्रेसिडेंट पढ़े, वैसे ही राज्यपाल में। इतना क्लियर? अब ये स्टार मार्क डाला हूँ। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब तो यूनिवर्सिटीज, राज्य की यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है। ठीक है, और इस कारण वे राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। एक कुलपति होता है, एक कुलाधिपति। कुलाधिपति वो खुद होता है, मतलब जो राज्यपाल बना वो पदेन कुलाधिपति मतलब चांसलर, और कुलपति मतलब वाइस चांसलर। कवर उसका था। ठीक है, तो एक चांसलर, एक वाइस चांसलर। तो जो यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा? जो उस टाइम राज्यपाल होगा, और वही राज्यपाल कुलपतियों की कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो चांसलर और वाइस चांसलर। चांसलर कौन? गवर्नर। और वाइस चांसलर कौन? जो राज्यपाल नियुक्त करे। ठीक है, आगे देखो, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता ऑब्लिक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ दिलाते हैं तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये पॉइंट कल ही पढ़े, कल या परसों।
कल कैद देखे थे, परसों पढ़े थे, ठीक है। तो वहां पे राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता था, महान्यायाधीश। तो वैसे ही राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, वही पद है, बस वो केंद्र स्तर पर काम कर रहे हैं, राज्य स्तर पर, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को शपथ दिलाता है, वैसे राज्यपाल एडवोकेट जनरल को शपथ दिलाता है। जैसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता था कौन, अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश, वैसे ही महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है पद पर, ठीक है। क्लियर, ये बोला सेम राष्ट्रपति जैसा ही है, गिने चुने जगह डिफरेंस उसको याद करते चल रहे। इतना देखिए एक बार, आर्टिकल 165 भी है, 167 कहाँ पे 165 लिखा है, इसमें 167 है। वो 167 जो पॉइंट्स है ना, वहाँ बता के शायद वो खत्म हो गया है। आर्टिकल 167 लिखा ना, वो आर्टिकल 167 के अंतर्गत नहीं है। आर्टिकल 167 के अंदर बस वो पॉइंट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी हासिल कर सकता है। ये शुरू हम लोग जो पावर ऑफ जो गवर्नर्स है ना वो देख रहे हैं, ABCDE एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो उसमें ए पॉइंट जैसे देखे थे 154 के तहत अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कार्यपालिका संबंधी शक्तियां यूज करता है, ठीक है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो आर्टिकल 154 के तहत मिला है। फिर दूसरा पावर देखिए बी, वो 163 के तहत क्या बोला कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है, वो भी एक एग्जीक्यूटिव पावर है 100 की शक्तियों को छोड़कर, तो 163 बोल रहा है। 164 बोलते हैं जो सी पॉइंट देख रहे हैं, मतलब तीसरा पावर उसको क्या मिला एग्जीक्यूटिव, कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर आगे डी पॉइंट देखे जिसमें आर्टिकल नहीं देखे, राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो शपथ भी दिलाना एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। ई पॉइंट क्या देखे कि वो नियम बनाता है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस हो, कार्य आवंटन के नियम बनाता है, और एक कौन सा आर्टिकल 166 बोलते हैं। फिर 167 के तहत जानकारी ले सकता है, ये भी उसका एग्जीक्यूटिव पावर है। फिर एफ पॉइंट देखे है ना, वो 167 के अंतर्गत नहीं है, इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअली आर्टिकल्स ने बताया, ठीक है। यहाँ पे फिर एफ पॉइंट देखे कि वो विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है खुद और कुलपतियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये उसके आर्टिकल में मेंशन नहीं है, 167 के अंतर्गत नहीं है, वो एक इंडिविजुअल अलग से पॉइंट है। वैसे जी पॉइंट भी है कि वो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, वो एक अलग सेपरेट आर्टिकल है, ठीक है। इतना देखिए, उसके बाद व्यवस्था भी कर सकती हैं, पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो क्या देखते हैं, मतलब विधानसभा से रिलेटेड अगर कोई बात हुई तो सारी पावर्स क्या है, व्यवस्थापिका संबंधी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर। तो आर्टिकल 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद तीनों शामिल होते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, अंग होता है, वैसे ये विधानमंडल का भाग होता है, विधानमंडल का अंग होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, ठीक है। तो विधानसभा, विधान परिषद और खुद राज्यपाल, तीनों मिला के राज्य विधानमंडल बनते हैं। अब किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होता, जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देता है। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए पास आता है तो वो क्या करता है, देखिए 4 चीजें हैं, एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। स्वीकृति देने पर कानून बन जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट भी स्वीकृति देता था तो कोई विधेयक कानून बन जाता था, बिल एक्ट बन जाता था। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जैसे राष्ट्रपति भेजता था वैसे ये भी भेजेगा। ना स्वीकृति देता है और ना ही इनकार करता है, तो जैसे एक प्रकार का वीटो है, समझ लो। लास्ट का, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। राष्ट्रपति और उसके ऊपर तो कोई है नहीं, इसको भेजेगा, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं होता, राज्यपाल के पास होता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है। उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 200 में, ठीक है। 200 आर्टिकल में राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, इंपॉर्टेंट वैसे 200 आर्टिकल, ठीक। तो इसमें आगे लिखा हुआ अनुच्छेद 200 में स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी लाने वाले विधेयक राज्यपाल द्वारा अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। तो बहुत सारे 4-5 मैटर लिखाए गए हैं जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देता है, ठीक है, बिल को उसकी स्वीकृति के लिए। लेकिन ये बोला गया कि हाई कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट की पावर में कमी लाने से रिलेटेड कोई बिल होगा तो उसको कंपलसरी राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेगा, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। तो अनुच्छेद 200 में स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी लाने वाले विधेयक या बिल राज्यपाल द्वारा अनिवार्य रूप से, मतलब कंपलसरी किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है, तो जितने भी संघ सूची के विषय रहते हैं उसको ज्यादातर वहां पे भेज जाता है राष्ट्रपति के पास। अब 200 में तो ये मेंशन है कि
राष्ट्रपति क्या करेगा, बिल कोई आया तो उसको भेज सकता है कहाँ, राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति क्या निर्णय लेगा वो 201 में मेंशन है। तो देखिए आगे अनुच्छेद 201 में इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक वापस भेजे जाने पर राज्यपाल उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार बिल चले गया किसके, राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो राष्ट्रपति फिर उसका जो भी डिसीजन देगा वापस राज्यपाल को भेजेगा और राज्यपाल फिर क्या 6 महीने के अंदर विधानमंडल में रखवाएगा उसको। विधानमंडल मतलब विधानसभा या परिषद। ठीक है, अब फिर जो भी पास होना होगा फिर राज्यपाल साइन करेगा कि राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति करेगा। क्यों, राष्ट्रपति को इंक्लूड कर लिया ना, राष्ट्रपति को तत्वदान मिला लिए, मतलब अब क्या राष्ट्रपति ही साइन करेगा। तो बिल भले वापस पास होके जाएगा तो राज्यपाल साइन नहीं करेगा, वो राज्यपाल के साइन होने से कानून नहीं बनेगा, किसके साइन होने से, राष्ट्रपति के साइन होने से बनेगा। ठीक है, तो ये बात बोलता है आर्टिकल 201, इस प्रकार विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने निर्णयों का उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक वापस भेजे जाने पर राज्यपाल उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है, अब जो भी निर्णय दे राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति के पास जो पावर है डिसीजन लेने, बिल संबंधी डिसीजन लेने के लिए, वही यहाँ पे डिसीजन लेता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब नियम या साइन कौन करेगा, राज्यपाल नहीं, और स्वीकृति कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। जैसे 1, 2, 3 में देखे थे ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता था, अध्यादेश बस 90 जोड़ोगे तो 213 आ जाएगा। तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 के अंतर्गत राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, वैसे ही वहां पे देखे थे राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वैसे ही राज्यपाल किस विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसमें विधानमंडल को बनाने का अधिकार है। मतलब जो राष्ट्रपति संघ सूची पर ही उससे रिलेटेड मैटर पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये राज्य सूची पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अध्यादेश जारी कर सकता है तो केंद्र वाला विषय में अध्यादेश जारी कर दिए, उससे रिलेटेड नियम बना दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अध्यादेश वाला भी पॉइंट सेम है, जैसे राष्ट्रपति कर सकता था वैसे राज्यपाल भी कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है तथा उन्हें विधानसभा सदस्य बनने की शपथ दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर करता था लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, फिर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होने के बाद प्रोटेम स्पीकर बाकी लोगों को शपथ दिलाता था। बस वैसे ये राज्यपाल भी क्या करता है, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। वो लोकसभा में, ये राज्यसभा में, विधानसभा में। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है तथा उन्हें विधानसभा सदस्य बनने की शपथ दिलाता है, और फिर प्रोटेम स्पीकर बाकी लोग को शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर। फिर आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा विधानसभा को भंग करते हैं, भंग कर सकते हैं, ना कि विधानमंडल लिखा हुआ है वहाँ क्या, जैसे राष्ट्रपति बुलाता था अधिवेशन को, आउट करना बोला था ना, कॉल करता है, बुलाता है। ठीक है, सत्रावसान करता है, वैसे ये भी कर सकता है राज्यपाल, और विधानसभा को भी भंग करता है। और यहाँ पे देखना गलती नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग केंद्र स्तर पर पढ़े थे कि लोकसभा को भंग करता है, ना कि संसद को। क्यों, संसद में राज्यसभा भी आ जाता है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भंग नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे विधानसभा को भंग कर सकता है, ना कि विधानमंडल। तो विधानमंडल दे दिया, तो बारीक पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। विधानमंडल को भंग कर सकता है क्या, नहीं। विधानसभा को, विधान परिषद को नहीं, विधान परिषद नहीं कर सकता, वो भी परमानेंट। उसका उत्साधन जरूर हो सकता है, उत्साधन मतलब उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। फिर जैसे राष्ट्रपति के पास संसद को संदेश भेजने का अधिकार था, वैसे ही राज्यपाल को भी। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं और उन्हें विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार है। अभी क्या संदेश भेजते हैं इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, वर्किंग नॉलेज की कैसा क्या संदेश भेजा जाता है बस पढ़ लिया मैंने भी किताब से। ठीक है, इतना क्लियर। जैसे राष्ट्रपति का स्पीच मंत्रिमंडल तैयार करता था, वैसे ही राज्यपाल का भी राज्य का मंत्रिमंडल स्पीच तैयार करता है, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भाषण दे दिया। तो ये पॉइंट भी सेम है। ठीक, इतना क्लियर। इतना क्लियर है, इतना तक देखिए। इसको आगे सारे पॉइंट्स राष्ट्रपति जैसे मिलते जाएंगे, इसको इसलिए मैं टाइम देखिए इसको एक बार में खत्म कराने का प्रयास कर रहा हूँ।